वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट थर्ड कवरिंग करेंगे। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज़ से आपके संविधान के कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि अगर लोकसभा जो है उससे प्रधानमंत्री हमारे अगर चुने नहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में लोकसभा का नेता कौन होगा? तो याद रखिएगा, तब जो है लोकसभा का नेता कौन होगा जिसे प्रधानमंत्री हमारे चुने सेलेक्ट करेंगे, वही जो है लोकसभा का नेता कहलाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए लोकसभा के बारे में और बात करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में जो है 17th लोकसभा चल रही है। ओके, यानी 17वीं जो है लोकसभा इस समय सत्र में है। ओके, और इसमें जो है कितने सदस्य हैं इस प्रेजेंट में? इसमें याद रखिएगा, प्रेजेंट में 542 सीटें अवेलेबल हैं और 3 सीटें जो हैं अभी वैकेंट है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगर बात की जाए इसमें जो महिला हैं वो कितनी है, तो याद रखिएगा लोकसभा में जो है 7वीं लोकसभा में टोटल 81 फीमेल हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आइए इसके बारे में और जानते हैं। इसके बारे में और बात करें तो याद रखिएगा, इसका जो विवरण है, यानी कि लोकसभा जो है सदस्य वो किसे अपना त्यागपत्र देंगे, तो इसका जो विवरण है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 94 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, उसके बाद बात करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। और जब डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा तो वो लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। तो याद रखिएगा, जो वित्तीय बिल है वो कहाँ पास किया जाता है? वो लोकसभा में पास किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका निर्धारण कौन करेगा कि जो वित्तीय बिल है वो मनी बिल है अथवा ऑर्डिनरी बिल है? तो याद रखिएगा, इसका निर्धारण लोकसभा के स्पीकर करता है कि ये मनी बिल है या फिर अन्य बिल है। तो याद रखिएगा, इसका भी निर्धारण लोकसभा का स्पीकर के पास ही होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कब होता है, तो याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव तब होता है जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और अगर पूछा जाए आपसे कि प्रोटेम स्पीकर को कौन जो है चुनता है, यानी कि कौन इलेक्ट करता है, तो याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट इसको जो है इलेक्ट करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? इसका काम जो है अन्य जो सदस्य हैं, यानी जो नए सदस्य बनेंगे लोकसभा में, उनको जो है ओथ दिलाना, क्या शपथ दिलाना इसका कार्य है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये किससे मिलकर बनती है? ये हमारे प्रधानमंत्री और अन्य जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे मिलकर के ये बनती है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे मिल करके क्या बनती है? मंत्रिपरिषद मिलती है, जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और मंत्रिपरिषद का कार्य क्या अगर पूछा जाए, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगर पूछा जाए मंत्रिपरिषद जो है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया, तो इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 74 में इसका वर्णन किया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976। तो याद रखिएगा, 1976
क्यों क्यों हुआ था 1976 में? क्योंकि 1975 में जो है क्या लगाया गया था? इमरजेंसी। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसकी वजह से 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। लेकिन इसको जो है काउंट एक ही बार किया जाएगा, क्योंकि एक बार में जो है 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया, उसके बाद फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया, जो कि कंप्लीट 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा 1976 में। ओके, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितने लोगों की? 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई। कौन थे? आइए उसके बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। तो याद रखिएगा 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे भारत के जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई। आइए जानते हैं कौन थे वो। तो पहले थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? JL नेहरू। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कौन थे? JL नेहरू। ओके, उसके बाद इनका कार्यकाल की बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से कहाँ तक था? 1947 से इनका कार्यकाल जो था वो था 1964 तक। ओके, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन थे? सेकंड नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका कार्यकाल देखते हैं। तो इनका कार्यकाल जो 1964 से 1966 तक था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो वो कहाँ हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। वहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन करने गए थे, और इनकी भी मृत्यु जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। थर्ड में है इंदिरा गांधी जी, और इनका कार्यकाल जो है 1966 से लेकर के कहाँ तक था? 1977 तक था। उसके बाद इनका जो सेकेंड टेन्योर था वो 1980 से कहाँ तक था? 84 तक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 2 इनके टेन्योर थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1984 में हुई थी इनके कार्यकाल में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरारजी देसाई जी। तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई थी। इसको भी याद रखिए, और ब्रिटेन में ही पहली बार संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्थित की गई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटेन से हमने और क्या लिया है? तो संसद की जो भी व्यवस्थाएं वो हमने ब्रिटेन से ली हैं। सिंगल जो सिटीजनशिप है यानी एकल नागरिकता, वो भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव गांधी जी। तो याद रखिएगा राजीव गांधी जो थे वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि षणमुखम शेट्टी जी। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी जी थे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत से पहले यानी अंतिम सरकार जो बनी थी उसके वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा उसमें थे जॉन मथाई जी। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। कौन कौन से? यानी उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में नहीं है, और उप मुख्यमंत्री का पद भी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उप प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होगी ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष। तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होती है वही उप प्रधानमंत्री की भी होगी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5 वर्ष जो है उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, यानी जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जितना होगा उतना ही कार्यकाल किसका होगा? उप प्रधानमंत्री का होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलापति त्रिपाठी जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर जी। तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर जी थे और इन्हें ही लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। यानी कौन? महान्यायवादी क्या करते हैं? ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में अपनी राय देते हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 78 में किया गया, यानी संविधान के अनुच्छेद 78 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। सो करेक्ट कर लीजिएगा, आर्टिकल 76 ना कि 78। ओके, क्या है? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख दिया गया। ओके, और अगर बात की जाए इनको जो है नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इनको जो हटाने का प्रोसीजर होगा वो भी जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ओके, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही होल्ड हिज ऑफिस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी हमने बात करी कि राष्ट्रपति की जब तक क्या होगा, मर्जी नहीं होगी तब तक ये पद से नहीं हटेंगे, तो यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष। तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग भी कहते हैं। ओके, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आप लोग को बताना है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 148 में इनका उल्लेख किया गया है। ओके, अगर पूछा जाए आपसे इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो याद रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। ओके, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ओके, लेकिन इनको जो है प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और अगर पूछा जाए आपसे इनका वर्क क्या होता है, तो ये जो है सरकार के जो खर्च होते हैं उसको ऑडिट करने का इनका काम है, तो इनका ये वर्क भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इनका कार्यकाल हमने बात करी तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष जो इनका कार्यकाल होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और हटाने का प्रोसीजर अगर क्या होगा, तो हटाने का प्रोसीजर याद रखिएगा क्या होगा, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर होता है, वही सेम प्रोसीजर कैग की को हटाने का होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आपको बताना है जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने का प्रोसीजर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाअभियोग। तो याद रखिएगा इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या है? महाअभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। ओके, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो आपको बताना है सबसे लंबे समय तक जो अपने कार्यकाल में रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्योति बसु। तो याद रखिएगा ज्योति बसु जो हैं ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में सबसे अधिक समय तक रहे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। तो याद रखिएगा भारत में 6 ऐसे राज्य हैं, यानी 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ड्यूअल लेजिस्लेचर है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं, आइए बात कर लेते हैं इस पे। तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है? पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
ओके, और कौन सा हो गया, और आपका हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा बिहार और कर्नाटक। तो याद रखिएगा कौन सा, बिहार और कर्नाटक। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी ड्यूअल जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ओके, तो याद रखिएगा इसको भी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है जो विधान परिषद होता है उसमें जो सदस्य संख्या है कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 वर्ष। तो याद रखिएगा जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनकी कम से कम जो आयु होगी वो कितनी होगी, एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायकों को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। यानी आपको बताना जो विधायिका है, ओके, यानी जो विधान परिषद थी उसको समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा जो विधायिका है उसको समाप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विधान परिषद। तो याद रखिएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, यानी इसको जो है बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि राज्यसभा जो है क्या होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि क्या है, एक परमानेंट हाउस जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि भंग नहीं किया सकता। राज्यसभा जो है क्या है, एक परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता। वैसे विधानसभा विधान परिषद भी क्या है, एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया सकता, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। तो याद रखिएगा विधानसभा के सदस्यों की जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। ओके, और विधानसभा में 25, ऐसे ही आपका लोकसभा में भी कितनी है, 25 वर्ष की, और राज्यसभा में कितनी है, 30 ईयर्स है, और विधान परिषद में भी 30 ईयर्स है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपात की घोषणा करता है। तो आपको बताना है कितने प्रकार की जो है आपात की घोषणा करता है। तो इसको भी आप लोग बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी को पता होगा कि 3 प्रकार के जो आपातकाल भारत में लगाए जाते हैं, और जो इसकी घोषणा कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें तीनों प्रकार के आपातकाल की, तो पहला क्या होता है, तो याद रखिएगा पहला जो है आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की। उसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 में इसमें जो है, इसमें राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है, यानी जो स्टेट्स में आपातकाल लगाया जाएगा, यानी संविधान के जो विफल हो जाता है उस समय जो लगाया जाएगा उसको बोलते हैं आर्टिकल 356 के जो राज्यों में आपातकाल यानी स्टेट्स में। तो ये भी याद रखिएगा। ओके, 52 में नेशनल इमरजेंसी, 56 में राज्यों में। और थर्ड आता है आर्टिकल 360। इसमें क्या है, इसमें जो है वित्तीय आपातकाल के संबंध में विवरण दिया गया, जो कि अभी तक भारत में एक बार नहीं लगाया गया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में अभी तक एक बार नहीं लगाया गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। तो याद रखिएगा पंजाब में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना है जब थर्ड इमरजेंसी लगी थी भारत में, उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखिएगा थर्ड टाइम में कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये भारत के राष्ट्रपति थे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसी के तहत जो है 6 माह की जो अवधि थी शासन की, राष्ट्रपति शासन पहले क्या था 6 मंथ लगाया जाता था, ठीक है, उसको बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया, यानी 12 मंथ्स कर दिया गया था। तो अगर पूछा कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको किया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को
संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992। तो याद रखिएगा इसमें जो है जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज विषय किस सूची में है? तो आपको बताना है कौन से लिस्ट में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। तो याद रखिएगा पंचायत से संबंधित जो विषय है वो राज्य सूची में दिए गए हैं। और हमें पता है कितनी लिस्ट होती है, याद रखिएगा 3 सूचियों का उल्लेख संविधान में दिया गया। कौन कौन सी? एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक कौन सी है? एक है आपकी यूनियन लिस्ट जिसको क्या बोलते हैं? केंद्र सूची। याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की बात की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की बात की गई है। कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। ओके, ग्राम पंचायत में 1/3 जो है सीट की बात की गई, किसके लिए? फीमेल्स यानी महिलाओं के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए संविधान के अनुसार? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। तो याद रखिएगा 18 वर्ष जो उम्र है वो उम्मीदवार, यानी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है किसका? पंचायत का, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी है संविधान के अनुसार। और वोट डालने की जो उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? ये वोट डालने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए, यानी इलेक्शन का चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। तो याद रखिएगा दिल्ली में जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसको संविधान में कब जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 1976 को क्या हुआ था? एक संविधान संशोधन किया गया था। 1976 को एक संविधान संशोधन किया गया था। ओके, उसमें इसको जोड़ा गया था। इसके साथ अन्य 2 और शब्द जोड़े गए थे, उनको भी देख लेते हैं। तो पहले तो एक धर्मनिरपेक्ष हो गया, दूसरा क्या था? दूसरा इसमें जोड़ा गया था आपका अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो आपको बताना है भारत क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि भारत में जो शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि उसका चुनाव समय समय पर होगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत जो है यहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से जाना गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो संविधान में भारत को भारत एवं इंडिया शब्द के नाम से जाना गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 1 में दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या लिखा गया? भारत अर्थात इंडिया जो है क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से के संविधान से प्रभावित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा जो भारत में संशोधन प्रक्रिया है, यानी आर्टिकल कौन सा हमारे यहाँ लिया गया संशोधन के लिए? आर्टिकल 368। और वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 9 में। तो याद रखिएगा संविधान के भाग 9 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। बात कर लेते हैं कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 29। तो याद रखिएगा आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में जो वर्णन है, उनके लिए जो संरक्षण प्रदान किया गया वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग है संविधान में संसद के लिए, वो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 108। तो याद रखिएगा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 108 जो है उसमें संविधान के ज्वाइंट सिटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया। और इसको बुलाएगा कौन, इसको बुलाने का कार्य होता है प्रेसिडेंट का, यानी ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का कार्य प्रेसिडेंट को होता है। और इस जो ज्वाइंट सिटिंग होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, याद रखिएगा लोकसभा का जो स्पीकर होता है, कहाँ का, लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 143। तो याद रखिएगा आर्टिकल 143 जो कहता है, यानी अनुच्छेद 143 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, संशोधन। ओके, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ओके, क्या यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की कि कैसे अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आर्टिकल 360, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसको आप लोग कट कर लिए। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर आर्टिकल 368, जो कि कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा इसको जो है साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 51 का। तो याद रखिएगा आर्टिकल 51 के ए में जो है वर्णन दिया गया कि इसका मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51 ए में दी गई हैं। अगर पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं संविधान में भारत के कहाँ से ली गई, तो याद रखिएगा इनको रशिया से बोरो किया गया। कहाँ से, रशिया से। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 340। तो याद रखिएगा आर्टिकल 340 जो है इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी कि ओबीसी जो कमीशन है उसका गठन जो है आर्टिकल 340 के अंतर्गत किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छठी अनुसूची। याद रखिएगा जो 6th शेड्यूल है, कौन सा 6th शेड्यूल जो है संविधान का, उसमें वर्णन दिया गया किसका, किन राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इन चारों राज्यों का वर्णन दिया गया छठी अनुसूची में। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3 को। ओके, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो है संविधान का सबसे आलोकित जो भाग है वो कौन सा है, पार्ट 3 है। क्यों है आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट, जो कि भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान में दिया गया पार्ट 3 में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कौन सी रिट ऐसी है जिसकी आवश्यकता होती है न्यायालय में एक कैदी को प्रस्तुत करने की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसमें न्यायालय के समक्ष जो है आप किसी भी कैदी को पेश किया जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं रिट कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों रिट जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 3 यानी 32 में दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 226 यानी 226 में ये हाई कोर्ट इससे लागू करता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद रिट्स जो होते हैं 5 टाइप्स की होती हैं। कौन सी होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली हो गई, दूसरी क्या है, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, और 5th कौन सी होगी, 5th होगी आपकी परमादेश। ओके, अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। तो दोस्तों यह रिट जो है उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। ओके,
इस रिट को जारी करके जो कैद करने वाला जो अधिकारी होता है उसे निर्देश दिया जाता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न्यायालय यानी कोर्ट में पेश किया जाए। ओके, तो इस रिट का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार इसमें, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार इस रिट में दिया गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परमादेश की, यानी कि मैंडमस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। परमादेश क्या कहते हैं? मैंडमस। तो इसमें क्या कहा गया है? तो यह रिट जो है न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम जो अधिकारी होते हैं यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे के कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करें। ये होती है आपकी मैंडमस यानी परमादेश, यानी कि इसमें आदेश दिया जाता है, ठीक है, वर्क करने का, कि आपका जो काम है, कार्य है, उसको आप करिए। ओके, उसके बाद आती है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसमें क्या किया गया है? तो यह रिट जो है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जो उसके न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। ओके, तो इस रिट के जरिए जो है अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधिकारिकता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है, यानी उनके जो अधिकार क्षेत्र में कार्य है उनको उतना ही कार्य करना, उससे बाहर कार्य करने से इस रिट में उनको रोका जाता है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आप बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा की। तो उत्प्रेक्षा में क्या है? यह रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास संचित मुकदमे जो होते हैं उनके, यानी कि उनके पास जो मुकदमे हैं उनमें निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा जो उनसे उच्चतर न्यायालय होते हैं उनको वो भेज दें। ओके, इसमें ये कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपकी क्यो वारंटो, जिसे हम लोग अधिकार प्रेक्षा भी कहते हैं। ओके, क्यो वारंटो, इसमें क्या होता है? इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा, यानी इसमें वो व्यक्ति जो किसी पोस्ट पर बैठा है लेकिन उसके पास उस पोस्ट पर बैठने का अधिकार नहीं है, तो यह रिट उसके खिलाफ जारी होती है। उसके बाद आता है आपका कौन सी, शायद आई हो आप पांचों रिट हमने पढ़ ली। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो अब आपको बताना है, अभी हमने सभी पे चर्चा कर ली, अब इसमें पूछा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैबियस कॉर्पस। ओके, तो हैबियस कॉर्पस जो है इसमें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट दायर की जाती है, जिसे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो आपको बताना है जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कौन से आपके अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषण की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। कैसे बनता है? जो भारतीय संसद है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिल करके हमारे यहाँ की संसद यानी भारत की जो संसद है उसका निर्माण होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ पे दिया गया है? ये आर्टिकल 79 में इसके बारे में दिया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सत्रों का 17वां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो राष्ट्रपति को, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उन्हें शपथ दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो याद रखिएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, और अगर बात करते हैं महाभियोग जो है राष्ट्रपति का, उसका उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के त्याग पद की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के जो त्याग पद की सूचना होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति देता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन साहब जो है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14। तो याद रखिएगा 14 जो है मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला करके राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी 12 सदस्य जो हैं किस में करता है? राज्यसभा में करता है, और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और कितने हो गए? 14 टोटल जो है राष्ट्रपति इन्हें नॉमिनेट करता है। ओके, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, जो 2 सदस्य जो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ओके, तो इनको जो समाप्त करने की बात की जा रही है, जिसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। तो याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन? 104 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, जिससे जो लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है, उन्हें समाप्त करने की बात की गई है। कौन से संविधान संशोधन से? तो वो है 104। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एंग्लो इंडियंस को इसमें 2 जो है एंग्लो इंडियंस जो हैं इसमें इलेक्ट किए जाते थे, यानी नॉमिनेट किए जाते थे, वो जो है उनको समाप्त करने की बात की गई। अगर पूछा जाए एंग्लो इंडियंस जो इसमें इलेक्ट किए जाते हैं वो कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो याद रखिएगा 331 जो है आर्टिकल संविधान का, इसमें एंग्लो इंडियंस का बात की गई है कि संविधान की जो है निर्माण यानी बनने के बाद जो है 10 वर्ष तक एंग्लो इंडियन को कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन इनको जो है 1952 से अभी तक कंटिन्यू किया गया। कब से? 1952 से जो है इनको 2022 तक कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया था। तो याद रखिए अगर पूछा जाए तो 1952 से 2020 तक जो है इसको कंटिन्यू रखा गया। ओके, तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 में इनका वर्णन है, और 104वां संविधान संशोधन है उससे जो एंग्लो इंडियंस हैं लोकसभा में जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है उनको समाप्त करने की बात की गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के समय कि ऐसी स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा अगर भारत पर कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है तो इसके विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो कि आया किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा आर्टिकल 352 के तहत ये कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया? नेशनल इमरजेंसी की बात की गई। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये राष्ट्रपति के तौर पर 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिसमें कौन कौन भाग लेता है आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो है इनके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इसमें पार्ट लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और स्टेट जो असेंबलीज होती हैं, ठीक है, यानी राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद है वो इसमें भाग नहीं लेती। तो इसमें सभी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और बात की जाए उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? तो याद रखिएगा आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होंगे उनको सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 245। तो याद रखिएगा 245 जो है ये वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि ये क्या है, एक स्थायी सदस्य यानी परमानेंट हाउस है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, परमानेंट हाउस है इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संसद। तो याद रखिएगा संसद की स्वीकृति के बिना जो है कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि इसमें जो है आर्टिकल 144, कौन सा आर्टिकल? 114, इसमें जो है क्या कहा गया? इसके तहत जो है संसद
क्या पास करेगी, एक बिल पास करेगी जिससे जो है खर्च किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में पहले, तो इसमें जो है लोकसभा पहले स्वीकृति देगी, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा इसको जो है संशोधित नहीं कर सकती, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के पास लास्ट में साइन होने के लिए जाएगा। ओके, उसके बाद ही जो कार्यपालिका है वो धन के खर्च की अनुमति उसे मिल सकती, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वाचन आयोग। तो याद रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन है वो द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना राज्यसभा की जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 545 जो है वर्तमान में सदस्य हैं, जिसमें से अभी 3 सीट्स क्या हैं, खाली हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भंग करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इस पर हमने अभी बात करी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पहले समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 75। तो याद रखिएगा जो नियुक्ति है और उनका जो हटाने का प्रोसेस है वो दोनों आर्टिकल 75 में दिए गए हैं मंत्रिपरिषद की। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा सदस्य। तो याद रखिएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, विनिंग मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसका एक मेंबर होता है, तो उन्हीं के द्वारा जो है उनमें से एक जो मेंबर होता है उसको चुन लिया जाता है एज अ लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाअभियोग के द्वारा। ओके, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 148। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में जो है वर्णन दिया गया है कैग यानी महालेखा परीक्षक का कि उसकी नियुक्ति इसके अंदर होगी। और इसका जो वर्क होता है वो भी हमने बात करी थी कि ऑडिट करना, यानी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उनके खर्च जो होते हैं उनका लेखा जोखा रखना किसका काम है? कैग का काम है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा संविधान का संरक्षक भी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और इसकी जब व्याख्या करनी होती है समय समय पर तो वो भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, संसद। तो इसमें क्या कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके बारे में जो आर्टिकल 124 से 147 तक इसमें दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग ये भी याद रखिएगा जो प्रेजेंट में है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं? तो याद रखिएगा प्रेजेंट में जो है 34 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। ओके, पहले कितने थे? 31 थे, इनको बढ़ा करके 3 इसमें इंक्रीज़ किए गए और अब कितने हो गए? 34 हो गए। तो याद रखिएगा 2019 में जो है एक विधेयक जो है पास किया गया था जिसमें न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा सिक्किम जो उच्च न्यायालय है यहाँ के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी यानी कि मुख्यमंत्री। तो वास्तविक शासक की बात करें तो कौन होगा? मुख्यमंत्री यानी कि वहां का सीएम। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है यानी कि कैबिनेट होता है और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उनके बीच की जो कड़ी होता है वो पीएम होता है। वैसे ही राज्यों में राज्यपाल यानी गवर्नर और जो मंत्रिपरिषद होती है उनके बीच की कड़ी कौन होगा? सीएम होगा राज्य का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 170। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा का गठन संविधान में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, तो जो विधानसभा होती है उनके सदस्यों का भी निर्वाचन कौन करता है यानी इलेक्शन कौन करता है, उनकी देखरेख कौन करता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वो करेगा। और राज्य के निर्वाचन आयोग जो होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ जो है पंचायत का गठन करना। ओके, पंचायत के जो इलेक्शन है उनका गठन करना इसका कार्य होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अन्य जो इलेक्शन होते हैं राज्य के, ओके, उनका जो है कौन करता है? वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, जो सीएम के हो गए ये सभी, यानी विधानसभा और इनके जो इलेक्शन है वो निर्वाचन आयोग करता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधानसभा में। तो जैसे कि क्या होता है केंद्र में जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पास होता है, वैसे ही जो स्टेट में यानी राज्यों में भी कहाँ होगा? विधानसभा यानी जो लोअर हाउस होता है जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर पेश किया जाता है धन विधेयक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 जून 1951। तो याद रखिएगा 20 जून 1951 को पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा वो राज्य था जहाँ पे लगाया गया था, तो हमने अभी बात करी थी कौन सा था? पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य था जहाँ पर पहली बार क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन सा ऐसा था जो इलेक्टेड था यानी कि जो निर्वाचन हुआ था जहाँ पे इलेक्शन के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, अभी यहाँ पे जो है 1951 में क्या हुआ था? इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कोई सीएम नहीं था। यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो सीएम बने थे तो वहाँ पे जो लगा था राष्ट्रपति शासन, तो वो कौन सा राज्य था? तो याद रखिएगा वो केरला था। तो याद रखिए कौन सा? केरल राज्य था जहाँ पे निर्वाचन के बाद लगाया गया पहला राज्य था। ओके, क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी कि जो है इसमें क्या क्या गया? विकेंद्रीकरण, जो पावर्स हैं पावर्स को डिवाइड करना है, सभी लोगों में बांटना है, इसमें ये कहा गया पंचायत का इसका मतलब होता है। ओके, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। और आर्टिकल कौन सा अगर पूछा जाए तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में जो है इसका वर्णन किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों का गठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायत राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राम पंचायत। तो याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत है इसे पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। और हमारे यहाँ पंचायत जो सिस्टम है वो कितने टीयर में डिवाइडेड है? याद रखिए 3 टीयर में हमारे यहाँ का पंचायत है सिस्टम डिवाइडेड है। और किसकी अनुशंसा पे इसको लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी अनुशंसा पे ही इसको 3 टीयर सिस्टम लागू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यसभा अथवा लोकसभा, यानी इन दोनों में से किसी में भी आप जो है विधेयक को ला सकते हैं अगर आपको संविधान संशोधन करना है। ओके, और किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होगा वो हमने बात कर दी, आर्टिकल 368 जो कि कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। ओके, और कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा दिल्ली में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिए, कहाँ पे, दिल्ली में हुई थी। ओके, और जिसे उस समय जो कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा जाता था, जहाँ पे हुई थी, और आज इसे संसद भवन हम लोग कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समानता रखती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। तो याद रखिएगा जो कनाडा है इसके संविधान से हमने क्या लिया है, संघीय व्यवस्था जो है, ठीक है, उसको हमने लिया गया, यानी फेडरल जो सिस्टम है भारत का उसको हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिससे भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा, जिससे कि क्या हुआ, संवैधानिक जो है संविधान का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से जो है क्या लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन। ओके, यानी जुडिशियल जो रिव्यू सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहीं से हमने और क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स भी लिए, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और ब्रिटेन से बात की जाए तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया था। सिंगल सिटीजनशिप भी यहीं से लिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और फ्रांस से क्या लिया, हमने फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता, बंधुता और आदर्श के जो सिद्धांत हैं वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने फ्रांस से लिए हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं जापान से। तो जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको जापान से लिया, यानी द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 4 का में। ओके, पार्ट 4A में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ओके, अगर बात की जाए मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रशिया से लिए गए हैं। और इनको जो शामिल किया गया था वो किसकी अनुशंसा पे किया गया था? तो याद रखिएगा इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो याद रखिएगा कौन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, इन्हीं के जो अनुशंसा पे जो इसको संविधान में शामिल किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन के दौरान शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। और पूछा जाए टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो याद रखिएगा संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है नागरिकता यानी सिटीजन्स के बारे में नागरिकता इसके दी गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में जो है क्या दिया गया है, संविधान में धन विधेयक यानी मनी बिल की बात की गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, मनी बिल के बारे में 110 में कहा गया। आर्टिकल 112 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी 112 क्या कहा है इसमें क्या कहा गया, इसमें केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें विवरण कहा गया किसको, केंद्रीय बजट को। तो याद रखिएगा। आर्टिकल 108 के बारे में हमने अभी बात की थी, क्या होता है ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। और आर्टिकल 100 क्या है, आर्टिकल 100 जो है कोरम है। कोरम क्या होता है, गण पूर्ति, जिससे क्या होता है पार्लियामेंट यानी संसद में जो है सदन चलाने के लिए क्या होता है एक गण पूर्ति चाहिए, यानी मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए उसके बारे में दिया गया, और कितने होने चाहिए 1/10। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
तो दोस्तों यहीं से हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज के वीडियो और क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।